हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जान लिया था। ठीक है। अब आगे इस वीडियो में बात करेंगे लेजर के बैलेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उस बैलेंस को आगे कैसे लेके जाते हैं अकाउंट में। तो ये एग्जांपल है। तो पहले जनरल एंट्री समझ लेते हैं। कैश टू कैपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया गया। ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगी, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जिससे आएगी वो कौन है? ऑनर है। तो ऑनर का नाम नहीं लिखते, सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। तो ऑनर पैसे दे रहा है तो जो देने वाला होता है उसको करते हैं क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 1,50,000 रुपये से। अब ये गुड्स परचेज़ किया गया है 20,000 रुपीज़ का, तो माल आएगा, आने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं तो डेबिट करते हैं। चूँकि परचेज़ किया गया है इसलिए परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है। तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, और कैश, ये नगद परचेज़ किया गया है, कैश जाएगी बिजनेस से, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। ये सारी जनरल एंट्री थोड़ी शॉर्टकट में समझ लेते हैं। कैश टू कैपिटल, इसका मतलब है, सॉरी, कैश टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब माल बेचा गया वो भी नगद। तो कैश अकाउंट डेबिट 17,528 और सेल्स अकाउंट 17,528 से क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट टू हरीश अकाउंट, हरी का अकाउंट। तो परचेज और यहाँ पे नाम लिखा गया है पर्सन का, इसका मतलब ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार खरीदा गया है माल 23,736 रुपये का, किससे? हरी से खरीदा गया है। सुभाष का अकाउंट डेबिट हो रहा है 19,417 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये भी माल उधार बेचा गया है, सेल किया गया है, किसको? सुभाष को। तो इसलिए सुभाष के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 19,417 से, और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब हरी को पेमेंट किया जा रहा है कितना? 23,500। हरी का बन कितना रहा था? हरी से जो माल खरीदा गया था 23,736 रुपये का, इनसे माल खरीदा गया था उधार। अब इनको पेमेंट किया जा रहा है, तो 23,736 रुपये हरी को देने थे, और दिए कितने जा रहे हैं? कैश क्रेडिट हो रहा है 23,500 रुपये, इसका मतलब 236 रुपये जो इनको नहीं दिए जा रहे हैं, और इनका अकाउंट क्लोज कर दिया जा रहा है, इनका हिसाब चुकता हो रहा है। तो इसका मतलब 236 जो नहीं देने पड़े, ये हो गया प्रॉफिट। और ये क्या है? ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट चूँकि ये मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए एक तरीके का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जो भी होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को 236 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया, और हरी के अकाउंट को 23,736 रुपये से डेबिट कर दिया गया। क्योंकि हरी को देने थे 23,736, दिए कितने? 23,500 रुपये, 236 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। सुभाष से मिलने कितने थे? 19,417 रुपये, और मिले कितने? सिर्फ 19,300 रुपये। इसका मतलब 117 रुपये का सुभाष को डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट अलाउड है ये। ठीक है, सुभाष को डिस्काउंट दिया गया है 117 रुपये। तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस हो गया, क्योंकि मिलने थे टोटल 19,417 और मिले सिर्फ 19,300 रुपये, इसका मतलब 117 रुपये नहीं मिले। तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया बिजनेस के लिए। लॉस जो होता है उसको करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट को यहाँ पे इसलिए करेंगे डेबिट। और कैश चूँकि 19,300 ही आ रहा है, इसलिए 19,300 ये डेबिट हो गया कैश अकाउंट, और सुभाष का अकाउंट हो गया कितने से? 19,417 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये अकाउंट इनका हो गया राइट ऑफ, इनका हिसाब नील। सैलरी दे दी गई 500 रुपये, ये एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं, इसलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। कैश गई बिजनेस से, जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है, कैश अकाउंट को कर दिया गया क्रेडिट। ये जनरल एंट्री आपने समझ ली। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, लेज़र पे। सबसे पहले बना लेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है? ये देखो, कैपिटल हो रही क्रेडिट। लेज़र में जो भी क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, उस अकाउंट को जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट कर रहा है? कैश का अकाउंट कर रहा है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाई। यहाँ पे डेट डाल देंगे, तो जनवरी 1 है ये, और बाई कैश लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1,50,000 रुपये। अब देखो इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 1,50,000 रुपये है, डेबिट कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसका है तो क्रेडिट बैलेंस, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर इसका टोटल बराबर करने के लिए ये एंट्री ये लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया है? टू। अब 31 जनवरी को जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना, कुछ बैलेंस वैलेंस कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। CD का मतलब कैरिड डाउन, मतलब आगे ले गए बैलेंस। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इधर क्रेडिट साइड में ही एंट्री हो रही है 1,50,000 की, इसका मतलब ये है क्रेडिट बैलेंस। और 31 मार्च को डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस CD।
CD का मतलब कैरीड डाउन, आगे ले गए बैलेंस को, कितना 1,50,000 रुपये, और इसके नीचे इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, ये दोनों हो गए टोटल आपके बराबर। अब 1 फरवरी को जब फिर से अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और इसके आगे जो भी एंट्रियाँ होंगी करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही एंट्री है, तो यहाँ पर 1 फरवरी को लिख देंगे बाई बैलेंस BD, क्यों क्रेडिट साइड में बाई बाई लिखते हैं। BD का मतलब हो गया ब्रॉड डाउन, आगे लेके आए, मतलब बैलेंस लेके आए, ये हो गया ब्रॉड डाउन। तो इस तरीके से देखो आगे आप घूम फिर के ये क्रेडिट साइड में ही बैलेंस कितना 1,50,000 रुपये। दूसरा बनाते हैं हम लोग कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में पहली एंट्री क्या हो रही, कैश टू कैपिटल, इसका मतलब कैश हो रही डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट, कितना 1,50,000 रुपये। दूसरा कैश ट्रांजेक्शन है जो परचेज़ वाला हो रहा है, तो 5 जनवरी को परचेज़ हो रहा है, कैश परचेज़ हो रहा है कितना 20,000, और कैश हो रही क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट कितना 20,000 रुपीज़। 8 जनवरी को सेल हो रहा है, मतलब कैश आ रही है, तो कैश हो रही है डेबिट, तो इस साइड में डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, कितना 17,528 रुपये। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है नहीं, ये उधार माल खरीदा गया, ये भी उधार बेचा गया, ये एंट्री, इसमें कैश का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर 20 जनवरी को हरीश को पेमेंट हो रहा है कितना 23,500 रुपये का, और कैश हो रही है क्रेडिट, तो इसका मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई हरीश का अकाउंट, हरी का अकाउंट, कितना 23,500 रुपये, तो ये 23,500 रुपये लिख दिया गया। यहाँ पर कैश डेबिट हो रही, इसका मतलब कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या नाम लिखेंगे, टू सुभाष, कितना दिया जा रहा है 19,300 रुपये मात्र, तो यहाँ पर टू सुभाष लिख देंगे और 19,300 रुपये। इसके बाद ये सैलरी का पेमेंट हो रहा है, तो कैश कितनी क्या हो रही, क्रेडिट हो रही, इसका मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी 500 रुपये। अब इसका पहले टोटल लगाएंगे, इसका टोटल लगाएंगे, तो ये डेबिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, कितना आ रहा है 1,86,828 रुपये। इस डेबिट के टोटल में ये जो क्रेडिट हुई है कैश, इसकी अमाउंट जब इसमें लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 1,42,828 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, कब 31 जनवरी को, 31 जनवरी को लिख देंगे बाई बैलेंस CD, कितना 1,42,828 रुपये। इसका मतलब कैश बैलेंस है कितना 1,42,828 रुपये। 1 जनवरी से ट्रांजैक्शन शुरू किया गया और 30 जनवरी तक कैश के ट्रांजैक्शन किए गए, और जब 31 जनवरी को कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला गया तो वो निकला कितना, डेबिट बैलेंस कितना निकला 1,42,828। कैसे निकला, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड के कैश ट्रांजैक्शन को जब माइनस कर देंगे तो ये निकल रहा है 1,42,828, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इस साइड में बाई बैलेंस CD। इसके बाद 1 फरवरी को जब फिर से कैश अकाउंट ओपन करेंगे या बनाना शुरू करेंगे, फरवरी के ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखना पड़ेगा। चूँकि कैश बैलेंस है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए कैश बैलेंस डेबिट है, ये क्रेडिट साइड में लिखा गया, इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ लिखना है आपको, इसलिए लिखना है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर करना है। 1,86,828 इसको लिख दिया तो ये भी आ गया 1,86,828, बट ये है डेबिट बैलेंस। जब आप नया अकाउंट बनाएंगे या नई एंट्रियाँ शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ में या नए साल में, तो यहाँ पर फरवरी में 1 फरवरी को फिर कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, फरवरी के ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD, कितना 1,42,828 रुपये, क्योंकि कैश का बैलेंस है डेबिट। परचेज अकाउंट बना लेंगे इसके बाद, तो परचेज़ में क्या हो रहा है, परचेज़ डेबिट हो रही कितना 20,000 रुपये से, टू कैश लिख देंगे यहाँ पे 5 जनवरी को 20,000 रुपये। उसके बाद क्या हो रहा है परचेज़ में, ये हाँ हरीश से माल परचेज़ किया गया 10 जनवरी को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू हरी अकाउंट, कितना 23,736 रुपये, 23,736 रुपये का परचेज़ हो रहा है, डेबिट साइड में ही लिखेंगे किससे हो रहा है परचेज़, हरी से हो रहा है, तो हरी का नाम लिख देंगे टू हरी, ठीक है। और उसके बाद देखो डेबिट का बैलेंस 43,736, क्रेडिट कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस CD लिख देंगे कितना 43,736 क्रेडिट साइड में, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये हो गया बराबर। और उसके बाद 1 फरवरी को लिखेंगे टू बैलेंस BD, यही फिगर उठा के लिख देंगे कितना 43,736 रुपये। इसके बाद बनाएंगे, ये आपका हो गया सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट बना लो। क्या है इसमें, 15 जनवरी को सुभाष को माल बेचा गया, कितना, 19,417 रुपये का। अब यहाँ पर सेल हो रही क्या, क्रेडिट, इसका मतलब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, सॉरी, इसके पहले एक कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश सेल हो रही है, कितनी, 17,528 रुपये। तो 8 जनवरी को लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 17,528 रुपये, क्योंकि ये कैश सेल है और ये सेल हो रही क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री लिखेंगे कैश सेल। इसके बाद 15 जनवरी को सुभाष को उधार माल बेचा जा रहा है, कितना, 19,417 रुपये का। तो यहाँ पर बाई सुभाष अकाउंट लिख देंगे 19,417, इसका टोटल मारेंगे कितना है, 36,945 रुपये। डेबिट हो नहीं रहा है कुछ, तो 31 जनवरी को इस खाते का जब क्लोजिंग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 36,945 रुपये। तो टू बैलेंस CD लिख देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है 36,945 रुपये। और 1 फरवरी को यही बैलेंस उठा के लेके आएंगे तो लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस BD, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये है क्रेडिट बैलेंस 36,945 रुपये। अब हरी का अकाउंट बना लेते हैं। तो 10 जनवरी को हरी से माल परचेज़ किया गया, इसका मतलब हरी हो रहे हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब हरी का अकाउंट बनाएंगे तो हरी का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेज़ अकाउंट, परचेज़ हो रहा है ना 23,736 रुपये। और उसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन, हाँ 20 जनवरी को हरी को पेमेंट किया गया है, कितना, 23,500 रुपये। तो हरी का अकाउंट 23,736 रुपये से डेबिट हो रहा है, लेकिन कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट डाल रहे हैं, उन अकाउंट को लिखा जाएगा। तो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, तो ये डेबिट कर देंगे कितना, टू कैश अकाउंट 23,500 रुपये, और ये इनको डिस्काउंट इनसे मिल रहा है हरी से, कितना, 236 रुपये का। तो यहाँ पर लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना, 236 रुपये। इसका टोटल करेंगे 23,736 आ गया, इसका टोटल करेंगे 23,736। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं निकल रहा है, ये हरी का अकाउंट हो गया नील। डेबिट कितना आ रहा है, 23,736, और क्रेडिट आ रहा है 23,736। तो यहाँ पर बैलेंस निकल ही नहीं रहा है, तो इसलिए कोई बैलेंस BD CD कुछ नहीं लिखा जाएगा। आगे हरी से ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो फिर देखा जाएगा, नई एंट्रियाँ होंगी, उसके बाद अगर बैलेंस निकलेगा तो लिखा जाएगा, नहीं निकलेगा तो बात खत्म हो गई। इसी तरीके का सुभाष का अकाउंट है। तो सुभाष को सबसे पहले क्या किया गया था, माल बेचा गया था। तो सुभाष को जब माल बेचा गया था तो सुभाष का अकाउंट हुआ था डेबिट, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 19,417 रुपये। उसके बाद सुभाष से पेमेंट रिसीव हुआ तो सुभाष हो गए क्रेडिट। कैसे कैसे हुए थे क्रेडिट, 19,300 रुपये तो इन्होंने कैश दिया था, तो सुभाष के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, कितना, 19,300 रुपये। और सुभाष को डिस्काउंट दिया गया था कितना, 117 रुपये का। तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 117 रुपये से, ठीक है। सुभाष का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर 19,417 से, इसका मतलब क्रेडिट साइड में ये 2 एंट्रियाँ डालेंगे जो इस अकाउंट को इफ़ेक्ट डाल रही हैं, कितना, 19,300 रुपये और 117 रुपये। अब इसका टोटल करेंगे 19,417 आ गया, और इधर 19,417 ही, तो इसमें भी कोई बैलेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें कोई बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद बना लेंगे क्या, डिस्काउंट अकाउंट, और ये है रिसीव्ड वाला, पहले बना लेते हैं जो डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है, ये है, कहाँ गया, जो हरी से डिस्काउंट जो रिसीव हुआ था, हरी को पेमेंट किया गया था और उनसे मिल गया था 236 रुपये का डिस्काउंट। तो ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में हरी के अकाउंट 236 रुपये से एंट्री कर देंगे क्रेडिट में, और इधर बैलेंस निकाल देंगे, ठीक है, 236 रुपये। और इधर कितना बैलेंस हो गया आपका, टू बैलेंस CD 236 रुपये। यहाँ पर 1 फरवरी को फिर बाई बैलेंस BD लिख देंगे 236 रुपये। ये जब बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से लिख के, तो ये प्रैक्टिस में ही आ जाएगा, बैलेंस CD लिखना है, BD लिखना है, कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा है। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट दिया गया था किसको, सुभाष को। तो जब सुभाष ने पेमेंट किया था तब उनको 117 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था, ये एंट्री है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कितना, डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
तो यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा था डेबिट, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में सुभाष के अकाउंट को लिख के 117 रुपये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बैलेंस निकालेंगे तो कितना निकल रहा है बैलेंस, 117 रुपये का। यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस CD और 1 फरवरी को फिर लिख देंगे बैलेंस BD, ये उठा के इधर लेके आएंगे। सैलरी अकाउंट 30 जनवरी को कैश दिया गया है, सैलरी डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में टू कैश लिख के 500 लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे 500 रुपये और यहाँ पे बैलेंस BD लिख देंगे। ये हो गया है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। और इसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये आपका थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट। ये सारे ट्रांजेक्शन हैं और इन ट्रांजेक्शन से पहले क्या बनाना है, जर्नल बनाना है और उसके बाद आपको बनाना है बिल्डिंग अकाउंट। ठीक, तो देख लो पहली एंट्री क्या है, परचेज एंड ओल्ड बिल्डिंग। एक पुरानी बिल्डिंग परचेज़ की गई जिसकी कास्ट कितनी है 96,500 रुपये और पेड 1500 एज लीगल एक्सपेंसेस। एक बिल्डिंग परचेज़ की गई जिसकी लागत है 96,500 रुपये में ख़रीदी और उस पर जो भी कानूनी व्यय हुए, लीगल एक्सपेंसेस हुए, वो कितने के हुए 1500 रुपये के। आपको देखो एक चीज़ पता है, आगे आपने पढ़ा होगा, जब कोई एसेट परचेज़ की जाती है, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। जब कोई एसेट व्यापार के लिए खरीदी जाती है तो उसको खरीदने से संबंधित जितना पेमेंट किया जाता है और उसको अपने लायक मतलब बिजनेस के लायक बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो सारा उस एसेट के अकाउंट में ही डाला जाएगा। उस खर्चे से एसेट बढ़ेगी, ठीक है, एसेट में जोड़ देंगे उस खर्चे को। अब यहाँ पर बिल्डिंग जैसे परचेज़ की गई कितने की, 96,500 रुपये की और 1500 रुपये उस पर की लिखाई उखाई का खर्च आ गया, लीगल एक्सपेंसेस जो भी हुए हों। तो ये इस तरीके से बिल्डिंग अकाउंट आपका कितना होगा डेबिट, 98,000 रुपये से। मतलब बिल्डिंग की कास्ट जो हुई एक्चुअल वो कितनी हुई 98,000 रुपीज़। जैसे कि आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपने अपने बिजनेस, सपोज़ करो आपकी एक कोई शॉप है और कोई आपने डिलीवरी बॉय रखा है, होम डिलीवरी करते हो आप उस शॉप से कोई भी गुड्स कस्टमर ऑर्डर करता है और आप उसकी कस्टमर के घर तक उस माल को पहुंचा देते हो और उसके लिए आपने एक लड़का रखा हुआ है। अब आपको एक बाइक की ज़रूरत पड़ती है, आपने क्या करा, एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज़ कर ली। सपोज़ करो 50,000 रुपये की परचेज़ की एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल। अब वो मोटरसाइकिल चालू हालत में नहीं है, अब आप उसको मिस्त्री के यहाँ, मैकेनिक के यहाँ लेके गए, उसने 5,000 रुपये में उस मोटरसाइकिल को बिल्कुल उस कंडीशन में कर दिया कि अब वो चलाई जा सकती है, आराम से किक मारो चलेगी। तो वो मोटरसाइकिल की एक्चुअल कास्ट कितनी हुई, 50,000 रुपये जो आपने पेड किया था प्लस 5,000 रुपीज़ जो आपने उसको बनवाने में खर्च कर दिए ताकि वो अब आपके बिजनेस में काम आ सके। तो इस तरीके से उसकी कास्ट कितनी हुई 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपये उसके लगेंगे। तो मोटरसाइकिल का जब अमाउंट आप कास्ट निकालोगे तो वो 50,000 रुपये प्लस उसको बनवाने के लिए जो भी आपने पैसे पेड किए हैं वो भी आपकी उसी कास्ट में जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग का मामला है, 96,500 रुपये की बिल्डिंग परचेज़ की गई है और 1,500 रुपये उस पर लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं। तो बिल्डिंग की कास्ट कितनी हुई 98,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे कितने से 98,000 रुपीज़ से और कैश आपका जा रहा है बिजनेस से कितना 98,000 रुपये, इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो ये हो गई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है इसमें पहले आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। 25 अप्रैल को ओल्ड बिल्डिंग वाज डिमोलाइज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब डिमोलाइज का मतलब होता है बिल्डिंग को गिरा दिया गया, वो उनके मतलब की बिल्डिंग नहीं थी, जो खरीदी गई थी उसमें टूटी फूटी दीवारें थी तो उसको पूरा गिरा दिया गया और उसको गिराने की जो लागत आई है वो कितनी आई 3750 रुपये, उस पर खर्च आ गया, उस बिल्डिंग को गिराने का खर्च आया 3750 रुपये। तो ठीक है, ये भी उसी बिल्डिंग की लागत में जुड़ जाएगा क्योंकि अभी बिल्डिंग बिजनेस के यूज़ लायक नहीं हुई है। जब तक बिजनेस के यूज़ लायक नहीं होती तब तक जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे उस बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ते जाएंगे। तो 25 अप्रैल को बिल्डिंग को गिरा दिया गया और उसको गिराने का खर्च आया 3750 रुपये। तो इतने से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, कितने 3750 रुपये से कैश खर्च हो गई, कैश चली गई बिजनेस से, 3750 रुपये कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल को
हाँ, और 25 तारीख को ही कुछ उस पुरानी बिल्डिंग में कुछ स्क्रैप निकला था, कुछ कबाड़ वगैरह निकला था, कितने का, 8,300 रुपये का, उसको बेच दिया गया। तो ये जो रिसीव हुआ कैश 8,300 रुपये, क्या वो स्क्रैप बेचने से जो कैश रिसीव हुआ, इतने से बिल्डिंग की कास्ट कम हो गई। इसलिए बिल्डिंग अकाउंट को क्रिएट कर देंगे कितने से, 8,300 रुपये से, और कैश आया है बिजनेस में 8,300 रुपये, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि इतने से बिल्डिंग की जो लागत थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई, 8,300 रुपये से ये रिसीव हो गया अमाउंट। अब 30 अप्रैल को आर्किटेक्ट को पेड किया गया कितना, 2,500 रुपये। अब उस बिल्डिंग का नक्शा बनवाया गया, तो नक्शा कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है, तो वो नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट को पेमेंट किया गया कितना, 2,500 रुपये। ये भी बिल्डिंग की ही कास्ट में जुड़ेगा। तो 30 अप्रैल को बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 2,500 रुपये से, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,500 रुपये से। और 30 जुलाई को द न्यू बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड एट द कास्ट ऑफ 2,14,500 पेड बाई बैंक। एक नई बिल्डिंग बनाई गई, कितने की, 2,14,500 रुपये का उसमें खर्च आया, और ये सारा पेमेंट बैंक से कर दिया गया। किस तारीख को, 30 जुलाई को। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,14,500 रुपये, ये भी बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ेगा। और बैंक से पेमेंट किया गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे 2,14,500 रुपये से। आप देखो क्या हो रहा है। 31 जनवरी को 7,450 रुपये पेड फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग। उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक की फिटिंग कराई गई और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए, खर्च आया कितना, 7,450 रुपये का। ये भी बिल्डिंग की ही कास्ट में जुड़ेगा। तो 7,450 रुपये ये आपका बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ गया। और ये क्या हो रहा है, 6,000 रुपये का। हाँ, इंजीनियर को पेमेंट किया गया, उस बिल्डिंग को जिस इंजीनियर ने बनवाया तो उसको पेमेंट किया गया कितना, 6,000 रुपये का। ये भी बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ेगा। ये 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त को ये अमाउंट पेड किया गया इंजीनियर को, और ये 31 तारीख को पेड किया गया था। ठीक है, तो 6,000 रुपये ये भी बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 10 दिसंबर को क्या हो रहा है, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग गॉट डैमेज ड्यू टू हैवी रेन। भारी वर्षा के कारण एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक, और उसकी फिर रिपेयरिंग कराई गई। मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, उसकी लागत 2,14,500 रुपये आई। ठीक है, इंजीनियर को भी पेमेंट कर दिया गया 6,000 रुपये का, उसमें इलेक्ट्रिक की फिटिंग भी करा दी गई, उसका भी पेमेंट कर दिया गया, सारा पेमेंट कर दिया, बिल्डिंग की कास्ट में वो जुड़ गया जाके। अब क्या हुआ, उस बिल्डिंग का एक पार्ट टूट के गिर गया, बारिश हो गई। अब वो अलग बात है कि ये क्वेश्चन एक बुक से उठाया है, और ये 10 दिसंबर को बरसात करा रहे हैं। भाई दिसंबर के महीने में इतनी बारिश नहीं होती है कि कोई बिल्डिंग गिर जाए, बारिश होती है जुलाई वगैरह में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये दिसंबर में ही बारिश करा देते तो मान लेते हैं। 10 दिसंबर को हैवी बारिश हुई, ज़्यादा बरसात हो गई, और उसकी वजह से बिल्डिंग का एक पार्ट डैमेज हो गया, और उसको फिर ठीक कराने में 15,000 रुपये का खर्च आ गया। 15,000 रुपये खर्च आ गया। अब देखो, ये बिल्डिंग जुलाई में ही बिजनेस के यूज़ के लिए ठीक ठाक तरीके से तैयार हो गई थी। अब दिसंबर में इसका एक पार्ट डैमेज हो गया, और उसको बनवाने में 15,000 रुपये का खर्च करना पड़ा। तो क्या ये बिल्डिंग की कास्ट में जाएगा? नहीं, ये बिल्डिंग की लागत में नहीं जुड़ेगा। ये वही बात हो गई कि जैसे आपने 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी थी, 5,000 रुपये उसकी बनवाई दे दी थी, और अब वो मोटरसाइकिल आपकी चलने की कंडीशन में थी, चालू हो गई थी, होम डिलीवरी चालू कर दी आपने बिज़नेस की, और अब आपका जो होम डिलीवरी वाला जो लड़का है वो एक दिन अपना आराम से बढ़िया मस्ती में चला जा रहा है, मैं निकला गड्डी लेके और ठोक दी जाके मोटरसाइकिल कहीं पे, और उसका हैंडल वैंडल तोड़ डाला। अब उसको आप फिर मैकेनिक के यहाँ लेके गए, 2,000 रुपये का फिर आपने उसमें खर्च किया। तो ये 2,000 रुपये का खर्च आपकी मोटरसाइकिल की कास्ट में नहीं जुड़ेगा। ये किस में जाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में। ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, ये मोटरसाइकिल की लागत में नहीं जुड़ेगा, ये एक्सपेंसेस हो गया। तो उसको रिपेयर अकाउंट में डाल के उसको एक्सपेंसेस मान देंगे। इसी तरीके से ये जो बिल्डिंग का पार्ट डैमेज हो गया है और उसको बनाने में जो 15,000 रुपये का खर्च आया है, ये बिल्डिंग की कास्ट में भाई साहब नहीं जुड़ेगा। समझो इस बात को, ये बिल्डिंग की कास्ट में नहीं जुड़ेगा।
देखो फिर से बता रहा हूँ, जब बिजनेस में कोई मशीनरी परचेज़ की जाती है या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ की जाती है, तो उसके परचेज से रिलेटेड और उस मशीनरी को चालू करने से रिलेटेड या किसी भी एसेट को उस बिजनेस के यूज़ के लिए तैयार करने से संबंधित जितने भी खर्च आएंगे वो सिर्फ उसकी कास्ट में जुड़ेंगे। उसके बाद के उसके जो भी खर्च होंगे रिपेयरिंग के, वो उसकी कास्ट में नहीं जुड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो यहाँ पर रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 15,000 रुपये से। ये जो रिपेयरिंग का खर्चा आया, छज्जा उज्जा टूट गया, उसका कुछ भी हुआ, 15,000 रुपये से। उसके बाद 10 दिसंबर को ही एक नया कमरा बनवाया गया उस बिल्डिंग में। न्यू रूम वास कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज़ 32,500 रुपये। तो ये जो नया कमरा बनवाया गया है ये बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयरिंग तो हो नहीं रही है, ये तो नया कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग का। तो ये इससे बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 32,500 रुपये से डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 32,500 रुपये से। 2 एंट्री और है भाई साहब, समझ लो ज़रा इनको। 15 मार्च को म्यूनिसिपल टैक्स, ये जो नगर पालिका का टैक्स दिया जाता है वो कितना हुआ, 1,500 रुपये। ये एक्सपेंसेस है, ये बिल्डिंग की कास्ट में नहीं जुड़ेगा, ये एक्सपेंसेस है। तो म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट, और इसको डेबिट कर देंगे 1,500 रुपये से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,500 रुपये से। और उसके बाद 31 मार्च को राइट ऑफ डेप्रीसिएशन एट द रेट 2.5% ऑन दिस बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पे 2.5% का डेप्रीसिएशन लगाया गया। डेप्रीसिएशन समझ रहे हो, जब हम किसी एसेट को यूज़ करते जाते हैं तो लगातार यूज़ करते रहने के दौरान क्या होता है, उसकी कीमत कुछ कम हो जाती है। अब आप मोटरसाइकिल ख़रीदे थे कितने की, 50,000 रुपये की, 5,000 रुपये उसकी बनवाई दे दिए 55,000 रुपये की। एक साल बाद क्या वो 55,000 की रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, वो 40 की रह जाएगी, 42 की रह जाएगी, 55,000 की तो नहीं रह जाएगी। तो इसी तरीके से बिल्डिंग की भी लागत कम होती जाती है लगातार, जब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एसेट की लागत कम होती जाएगी ना। तो वो जो जितनी कम हो जाएगी एक साल में उसकी कास्ट वैल्यू, वो होता है डेप्रीसिएशन। तो ये इस क्वेश्चन में है कि डेप्रीसिएशन 2.5%, मतलब लगभग 2.5% उसकी लागत कम हो गई। तो अब तो निकालो भाई साहब पहले बिल्डिंग की लागत, उसके बाद निकाल पाओगे डेप्रीसिएशन, तब होगी ये एंट्री। अब बिल्डिंग की लागत कितनी थी, देखो 98,000 रुपये की तो बिल्डिंग परचेज़ की गई थी, ठीक, 96,500 ये और प्लस उसका लीगल एक्सपेंसेस, 98,000 रुपये का बिल्डिंग हो गया। 3,750 रुपये वो जो गिराई गई थी बिल्डिंग, तो उसका लेबर खर्च था, वो भी बिल्डिंग की कास्ट में जुड़ा था। तो 3,750 रुपये ये हो गई बिल्डिंग की कास्ट, ये भी जुड़ जाएगी। और 2,500 रुपये जो आर्किटेक्ट का पेमेंट किया गया था, तो 2,500 रुपये ये जुड़ जाएगा। 2,14,500 की नई बिल्डिंग बनी थी, वो भी जोड़ दिया जाएगा। 6,000 रुपये जो इंजीनियर को पेमेंट किया गया था वो जोड़ दिया जाएगा। 7,450 रुपये जो इलेक्ट्रिक का फिटिंग कराया गया था वो जोड़ दिया जाएगा। 32,500 रुपये का एक नया कमरा बनवाया गया था। तो इसका मतलब ये बिल्डिंग की कास्ट आपकी टोटल कितनी निकली, जितनी भी बिल्डिंग अकाउंट में आपने जितनी भी एंट्री डाली थी डेबिट की थी वो सारी एंट्रियाँ जोड़ेंगे तो कितना निकल रहा है, 3,64,700 रुपये। और इसमें घटा देंगे कितना, 8,300 रुपये। ये 8,300 रुपये वो था जो माल बेचा गया था, इतने से बिल्डिंग की कास्ट कम हो जाएगी। 8,300 रुपये का स्क्रैप बेचा गया था, ये कबाड़ बेचा गया था 8,300 रुपये का। तो ये टोटल लागत में ये 8,300 रुपये माइनस जब कर देंगे तो एक्चुअल कास्ट बिल्डिंग की निकलेगी कितनी, 3,56,400 रुपये। निकाल के देख लेना ये आप। अब 3,56,400 रुपये पे 2.5% का डेप्रीसिएशन निकालो। तो 3,56,400 का 2.5% कैसे निकालेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा, 8,910 रुपये। ये है डेप्रीसिएशन। तो अब 31 मार्च को डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 8,910 रुपये से, और बिल्डिंग अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इतने से बिल्डिंग कम हो रही है, बिल्डिंग की लागत कम हो रही है, इसलिए 8,910 रुपये को कर देंगे क्रेडिट। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट। अब बनाओ बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट बनाने में क्या करेंगे, जितने भी डेबिट हो रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट, जितनी भी एंट्री डेबिट हो रही हैं उन सबको कर देंगे डेबिट। तो ये 98,000 ये डेबिट हो रहा है आपका, और ये 3,750 रुपये ये डेबिट हो रहा है जो गिराने की उसकी लागत थी, और ये जो 2,500 रुपये आर्किटेक्ट को दिए गए थे वो डेबिट हो रहा है, और आपका ये 2,14,000 का नया बिल्डिंग बना था वो डेबिट हो गया, ठीक है।
और ये 6,000 रुपये इंजीनियर को दिया गया था, वो भी डेबिट हो गया। 7450 रुपये ये आपका डेबिट हो गया। और 32,000 ये 74,000 इलेक्ट्रिक का फिटिंग का ये डेबिट हुआ। और 32,500 रुपये ये आपका डेबिट हो गया नया कमरा बनवाने का। क्रेडिट क्या हो रहा है, 8300 रुपये का जो स्क्रैप बिका था वो क्रेडिट हो गया। और डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट किया था, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन लिख के ये 8910 रुपये ये लिख रहे हैं। अब इसका टोटल करोगे डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 3,64,700 रुपये। इसमें से डेप्रीसिएशन और ये आपका जो स्क्रैप बिका था उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3,47,490 रुपये। ये है बिल्डिंग का एक्चुअल बैलेंस कब, 31 मार्च को। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, बैलेंस CD 3,47,490। और यहाँ पर इसको उठा के लेके आएंगे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को। तो यहाँ पर लिखेंगे जब नया अकाउंट ओपन करेंगे बिल्डिंग का, इसको आगे लेके जाएंगे 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बिटी कितना, 3,47,490 रुपये। तो आज के लिए इतना ही। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ये लेज़र के दो क्वेश्चन और लगाएंगे और उसके बाद लेज़र आपका समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।